बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है पेपर 2012 मई जून वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 5 इसका है अ जियोलॉजिस्ट प्लेसेस अ स्मॉल रॉक ऑन द लेफ्ट हैंड पैन ऑफ अ बैलेंस द टू पैन्स आर लेवल एज shown when the masses with a total weight of the 23 newtons are placed on the right hand pan. You can see this one. Take the weight of the 1 kg to be 10 Newton. He is asking what is the mass of the small rock. अच्छा जी, हम मास की बात करते हैं तो मास फाइंड करना है, वेट हमें बता दिया है, सिंपल टेक्निक है, यू नो द फार्मूला W इज़ इक्वल टू mg, इसको यूज़ करते हुए आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे रेशो मेथड लगा लेते हैं जिनको बता दिया जाता है कि 10 न्यूटन जो है 1 kg के इक्वल है, तो वो रेशो मेथड लगा के भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और चाहे तो फार्मूला यूज़ कर लें। W इज़ इक्वल टू mg, बाई यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन ईजिली फाइंड द मास। वेट आपके पास है 23 न्यूटन, मास आप फाइंड करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ द जी इज़ 10 न्यूटन्स पर kg। 23 को आपने 10 से डिवाइड करना है एंड व्हेन यू डिवाइड द 23 बाय द 10 आंसर इज़ 2.3 kg। ये आपका आंसर आ जाएगा, 2.3 kg इज़ योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है स्टोन हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ द 0.50 सेंटीमीटर क्यूब and the mass of the 2 grams. What is the density of the stone? अच्छा जी, डेंसिटी ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है ऑलरेडी, तो इसलिए अब हमें फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली हमने मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, जो डेंसिटी का फार्मूला है, और डेंसिटी का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं मास ओवर वॉल्यूम। मास हमें दिया हुआ है, मास आपके पास है 2 ग्राम्स और आपका वॉल्यूम भी यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ 50.5 सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। आप 2 को 0.5 से डिवाइड करके चेक कर लें क्या आंसर आता है। आई थिंक मेरा ख्याल है जो आंसर आना चाहिए वो आपका आ रहा है 4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी यूनिट्स होंगे डेंसिटी के, और कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी आपका करेक्ट है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। ये है MCQs नंबर 7। पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्टैंड ऑन द अपर डेक ऑफ द डबल डेकर बसेस। डबल डेकर बसेस पे हम पैसेंजर्स को अलाउ नहीं करते कि वो ऊपर बैठें, पहले नीचे का पोर्शन फिल किया जाता है, उसके बाद आमतौर पे वैसे। लेकिन यहाँ पे क्यों, अगर हम ऊपर बिठा देंगे पैसेंजर्स को, नीचे का पोर्शन खाली होगा, तो ये होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर शिफ्ट होने की वजह से इसको अनस्टेबल हो जाएगी और उसके गिरने के चांसेस, या टर्न लेते हुए इसके जब ये कहीं पर टर्न कर रही होगी तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि ये अनस्टेबिलिटी की वजह से फॉल डाउन गिर जाए। तो क्या रीज़न है इस बात की कि यहाँ पर हमारे पास जो है कि हम इसको ऊपर क्यों नहीं बिठा रहे पीपल्स को? तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। दे वुड कॉजेज द बस टू बिकम द लेस स्टेबल, बिल्कुल यही बात है क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा। दे वुड कॉज द बस टू स्लो डाउन, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आप नीचे बिठाएं या ऊपर बिठाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे वुड इंक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बस, इससे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी का आपके पास मास तो उतना ही रहेगा। दे वुड लोअर द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बस, लोअर तो नहीं होगा, बल्कि अभी मैंने बात की थी आपसे पहले, लोअर उस वक्त होता है सेंटर ऑफ मास जब हम नीचे पैसेंजर बिठाएंगे तो सेंटर ऑफ मास नीचे होगा, ऊपर ज़्यादा पैसेंजर हो जाएंगे तो फिर सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि आप एक शेल्फ लें और उसमें बुक्स को आप फिल कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शेल्फ है और उसमें आपने ऊपर ही बुक्स रख दी हैं, ज़्यादातर यहाँ पे आपने बुक्स प्लेस कर दी हैं और नीचे वाला पोर्शन आपका खाली है, तो इसके ये अनस्टेबल ज़्यादा होगा या ऐसा शेल्फ जिसमें आपने नीचे बुक रखी हो। अब यहाँ पर इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर की तरफ होगा। क्यों ऊपर की तरफ होगा? क्योंकि मास आपका ज़्यादातर ऊपर मौजूद है, नीचे तो कुछ भी नहीं है, खाली है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास ऊपर मौजूद होगा, नीचे नहीं होगा। तो ऊपर होने की वजह से सेंटर ऑफ मास की उसकी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है नंबर 8। इस पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं, 3 फोर्सेस देख लें आप लग रही हैं पिवट पॉइंट पे, और द डायग्राम शोज अ हैंडल विद द 3 फोर्सेस ईच 100 न्यूटन अप्लाई टू इट, द हैंडल इज़ फ्री टू मूव। अच्छा जी, अब इसको हमने फ्री रखा हुआ है, मूव करने के लिए कहाँ पे टर्न करेगा? इसको टर्न करने के लिए हम देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पे टर्न करेगा, तो उसको हम थोड़ा सा पहले सेलेक्ट कर लें। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं कि देख लें, ये जो फोर्स है ना, जो ये वाली 100 न्यूटन है, ये बिल्कुल ही पिवट पॉइंट पे लग रही है। इसका पिवट पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बताया भी था पहले कि ये जो फोर्स है देख लें, ये बिल्कुल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये बिल्कुल पिवट पॉइंट पे एक्ट कर रही है, और इस फोर्स के जो पैरेलल लाइन पास करेंगे वो भी लाइन यही होगी, ठीक है ना। अगर मैं कलर भी चेंज कर दूँ उसके लिए,
और रेड कलर ले लूँ और मैं कहूँ जी ये अब मैं लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ जो इस लाइन के पैरेलल है और जो पिवट पॉइंट से पास कर रही है, तो वो ये रेड लाइन ही होगी। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान क्या डिस्टेंस है? कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। तो इस वाली फोर्स की वजह से तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। ये जो फोर्स आपकी लग रही है 100 न्यूटन की, इसकी वजह से तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। अब देख लें, दो फोर्सेज रह गई हैं। अब ये वाली फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है। इसके लिए हम बात करते हैं, तो ये जो फोर्स लग रही है ये इस डायरेक्शन में है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? वो ये होगा। देखें इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है पिवट पॉइंट से, वो ये है, और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक हो गया। और दूसरी वाली फोर्स जो लग रही है वो भी 100 न्यूटन की है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। इसके मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये दिस वन। ये आपके पास डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, सॉरी, ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वाली फोर्स के लिए। अब देखें फोर्सेस तो दोनों ही इक्वल है, लेकिन मोमेंट सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो ज़्यादा है वो इस फोर्स का ज़्यादा है, तो इसने टर्न होना है इस तरफ जहाँ पे ये वाली फोर्स है, तो ये इधर टर्न करेगा। इधर टर्न करने का मतलब है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ऑप्शन में चलते हैं और देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन फिर ठीक होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम ऑप्शंस पे गौर करते हैं तो फिर एक ही ऑप्शन बनता है इसमें, वो है द हैंडल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू द लेफ्ट, और वो है ऑप्शन नंबर सी। गाइज आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।